जीएस मंथन के साथ पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए मंथन में। आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमत घटती बढ़ती कैसे है। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे रिटेल फ्यूल मार्केट इन इंडिया। जो भारत में खुदरा ईंधन बाजार है, उसकी हिस्सेदारी किस कंपनी कितनी है। पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम हो सकते हैं, कैसे हम इसके प्राइस को कम कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। और जीएसटी की रेट अभी कम हुए हैं, आपको पता है, उससे पेट्रोल डीजल पे क्या प्रभाव पड़ा। और हम बात करेंगे इथेनॉल फ्यूल के बारे में। आपको पता है E20 सरकार कितना जोर दे रही है इसमें, तो ये क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, इसके फायदे नुकसान क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं और क्यों घटती हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है वह डॉलर और रुपए का संबंध, एक्सचेंज रेट। तेल खरीदने के लिए जो सौदा होता है वो डॉलर में होता है, रुपीज़ में नहीं होता है, आपको पता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, $1 की कीमत 80 रुपये है और तेल $100 का है, तो हमें भारत को 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। 100 गुणा 80। इसी प्रकार अगर रुपया कमज़ोर हो जाए, अगर 85 हो जाए, तो हमें 85,000 रुपये देने होंगे। तो जितना रुपया कमज़ोर होगा, पेट्रोल डीजल उतने ही महंगे होंगे। सारा जो सौदा होता है वो डॉलर में होता है। दूसरा पॉइंट है रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्चा। कच्चे तेल सीधा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसे रिफाइन में प्रोसेस करना पड़ता है, तभी पेट्रोल डीजल कैरोसिन एलपीजी द्वारा ये सब बनते हैं। तो रिफाइनिंग के बाद इन्हें देश भर के पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, तो ये सब खर्चा अगर बढ़ता है, जैसे बिजली डीजल महंगा होना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ना, तो इससे पेट्रोल पर और डीजल पर बहुत असर होता है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा और रिफाइनिंग का खर्चा। थर्ड पॉइंट है टैक्स। भारत में जो केंद्र सरकार है अपना अलग टैक्स लगाती है, राज्य सरकार अपना अलग टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार वैट लगाती है। तो ये टैक्स से भी बहुत इम्पैक्ट आता है। चौथा पॉइंट है तेल कंपनियों का रोजाना प्राइस सिस्टम। 2017 से पहले दाम हर 15 दिन में तय होते थे, लेकिन अब क्या है, सुबह 6 बजे दाम तय होता है। क्या देख के तय होता है? कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय दाम क्या रहा, डॉलर रुपए की स्थिति क्या है, रिफाइनिंग ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना आ रहा है, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आ रहा है, टैक्स, सरकार टैक्स कितना दे रही है, सरकार टैक्स कितना लगा रही है। तो ये सब तय कौन करता है? ये हमारी जो इंडियन ऑयल, ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, ये अपना दाम तय करती हैं इन चीज़ों को लेके। तो तेल कंपनियों का रोजाना सिस्टम प्राइस भी इसमें इफेक्ट होता है। ओके, तो ग्लोबली क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ओपेक, यूएसए, रसिया, जो इतने बड़े बड़े देश हैं जहाँ तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है, जहाँ क्रूड ऑयल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वो डिसाइड करते हैं इसका क्रूड ऑयल का प्राइस। ओपेक क्या है? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसके जो मेंबर्स आप मैप में देख सकते हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, ये अब कंट्रीज हैं, इनके कैपिटल्स आप देख सकते हैं। तो ये ओपेक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की प्राइस के लिए। उसके बाद इम्पोर्ट का खर्चा, करेंसी एक्सचेंज वगैरह, रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, और लास्ट में फाइनल प्राइस जो पंप में मिलती है वो आके डिसाइड होती है। अब हम बात करते हैं इंडियन पेट्रोल डीजल का जो मार्केट है, उसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले इंडियन पेट्रोल मार्केट दो हिस्सों में डिवाइड है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। पब्लिक सेक्टर में क्या आता है? इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस, जो आप जियो बीपी के पेट्रोल पंप देखते हैं, नायारा और शेल, अदर्स पेट्रोल पंप्स, जो सिर्फ 1% है। तो हम बात करते हैं, तो ये पेट्रोल पंप्स आप देखते होंगे, एचपी, इंडियन ऑयल, नायारा, बीपी और जियो बीपी। तो बात करते हैं अगर इंडियन ऑयल की, तो पब्लिक सेक्टर है। सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में, वो 37,000 वो हमारे इंडियन ऑयल के हैं। देश भर में सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग जो है वो इंडियन ऑयल के पास है। उसके बाद बात करते हैं बीपीसीएल, ये भी सार्वजनिक है, 21,000 के लगभग पेट्रोल पंप्स हैं, और मुंबई और कोची में इनका रिफाइनरी होती है। उसके बाद बात करते हैं एचपीसीएल, लगभग 22,000 पेट्रोल पंप्स हैं, और मुंबई और विशाखापट्टनम में इनका रिफाइनरी मौजूद है। जियो की बात करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, लगभग 15,000 है। ये ये जो डाटा है, ये डाटा हमारा 2024 का है। अब 25 में 100 प्लस आप मान सकते हैं, क्योंकि जियो भी बहुत तेज़ी से अपने पेट्रोल पंप्स ओपन कर रहा है। और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में वो जियो के पास है। और जो बीपी आप देखते हैं, आप जब पेट्रोल पंप जाते हैं तो जियो बीपी देखते हैं। बीपी क्या है? बीपी एक यूके की कंपनी है, जो जियो बीपी मिलके पेट्रोल पंप्स ओपन करते हैं। आप देखते हो नायारा, पहले इसे एशर ऑयल बोलते थे, ये भी एक प्राइवेट सेक्टर है, 6,000 पेट्रोल पंप्स हैं इसके, और इसी के पास भारत की दूसरी बड़ी रिफाइनरी है। उसका बाद शेल इंडिया, ये भी एक निजी है, ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ मेनली मुख्य शहरों में मेट्रो सिटी से मिलता है इसका पेट्रोल पंप।
अब बात करते हैं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके फायदे नुकसान क्या है। सबसे पहला है सरकार टैक्स घटाए। अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें का बड़ा हिस्सा टैक्स से बनता है। अगर केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा दे, राज्य सरकार अपना वैट कम कर दे, तो तुरंत दाम कम हो जाएंगे। लेकिन नुकसान क्या होगा? कमाई का, क्योंकि इसी कमाई से वो स्कूल, सड़क योजना ये सब कुछ स्टार्ट करती है, तो उन पर असर पड़ सकता है। दूसरा, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना। अगर जीएसटी में शामिल कर दिया जाए जैसे 28% स्लैब में, तो टैक्स कम हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पेट्रोल की बेस कीमत 40 रुपये है। अभी टैक्स मिलाकर 95 टू 100 आपको तेल मिलता है। तो जीएसटी में आने पर ये 60 से 65 रुपये के आसपास आ सकता है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स लॉस होगा। सेम रीज़न यहाँ पे है, सेम रीज़न ही यहाँ पे है। पॉइंट बनता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सस्ते दाम पर खरीदना। भारत कुछ देशों से लंबी अवधि करके सस्ते दाम पर तेल खरीद सकता है, जैसे लाइक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए गांव में आप चाय बेचते हैं, कोई ग्राहक आता है, आपसे कहता है भाई अगले 2 साल तक हर दिन तुम्हारी चाय 20 रुपये में लेता रहूँगा। तो आप क्या कहोगे? इससे आपको क्या होगा? आपको भरोसा मिल जाएगा और आपको ग्राहक भी मिल जाएगा। और भले ही आप चाय महंगी कर दें, लेकिन उस ग्राहक को 20 की ही मिलेगी। इस टाइप से आप कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं। जैसे ही हाल ही में भारत ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदा था। यहाँ पे क्या हुआ था? जो रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी वजह से 2022 के बाद इंडिया और रशिया ने जो तेल है वो रुपीस और रूबल में आपस में खरीदा था। यहाँ पे डॉलर उन्होंने यूज़ नहीं किया था, तो उससे काफ़ी सस्ता पड़ा था। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है, इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तेल को खरीद सकती है। रुपए को मजबूत बनाना, तेल डॉलर में खरीदा जाता है। अगर रुपया मजबूत होगा तो हम कम पैसे देने होंगे, दाम कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ज़रूरी है, ऐसे ही हमारा प्राइस कम नहीं होगा रुपए का। अगला है अल्टरनेटिव एनर्जीज, वैकल्पिक ऊर्जाएं जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक, सोलर। जिससे क्या होगा? पेट्रोल डीजल की डिमांड है बहुत कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी तो फिर सरकार और कंपनी को मजबूरी में दाम कम करना होगा। तेल कंपनियों का मार्जिन नियंत्रित करना। सरकार चाहे तो ओएमसीज लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जियो, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है सीमित कर सकती है सरकार। इससे कुछ हद तक प्राइस कम हो सकता है। तो बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी रेट कम हुए थे तो पेट्रोल डीजल पर सस्ते हो जाने चाहिए थे, पर हुए क्यों नहीं भाई? क्योंकि पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी में शामिल ही नहीं है। जीएसटी में पेट्रोल, डीजल, एएफटी, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और जीएसटी लागू नहीं होता है इन पे। अभी केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और सरकार का वैट लगता है, इसलिए जीएसटी में कटौती का असर इन पर नहीं हुआ। जीएसटी में क्या क्या आता है? जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खाने पीने का, सर्विसेज आदि जीएसटी इन सब पे लगता है। अगर जीएसटी घटता है तो ये चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों पर इसका कोई असर नहीं होता। सरकार क्यों नहीं लाती पेट्रोल डीजल को जीएसटी में? क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होता है। अगर इन्हें जीएसटी में ले लिया जाए तो टैक्स घट जाएगा और सरकार की कमाई बहुत कम हो जाएगी। इसलिए कई सालों से चर्चा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इथेनॉल। आपने देखा होगा सरकार, नितिन गडकरी जी E20 पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्या है इथेनॉल? इथेनॉल एक प्रक्रिया होती है। ये कुछ फसलें होती हैं जैसे गन्ना, गेहूँ, मक्का। इन्हें फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से आगे बढ़ा के प्यूरिफिकेशन करके इथेनॉल बनता है, जिसे पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके ट्रांसपोर्ट करके स्टेशन तक भेजते हैं। जैसे आप सरल भाषा में यहाँ समझ सकते हैं, गन्ना या दूसरी फसल ली जाती है, जो उसका फर्मेंटेशन होता है, फसल से रस निकाल कर इथेनॉल बनाया जाता है। फिर उस इथेनॉल को साफ़ किया जाता है, फिर शुद्ध इथेनॉल मिल जाता है। फिर इथेनॉल को पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता है और फिर टैंकरों से ट्रांसपोर्ट करके फ्यूल स्टेशन तक जाया जाता है। आपने देखा होगा E20 मतलब क्या होता है? E10 भी होता है, E85 भी होता है, E100 भी होता है। क्या मतलब होता है? E10 मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। सेम 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल। E85 का सेम होता है, 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। बात करते हैं, मैंने बताया E5, E10, E20, E25 ये सब क्या है? E5 का मतलब समझ गए होंगे, 5% एथेनॉल और 95% पेट्रोल। इसके इंजन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हल्का सुधार इसमें पॉल्यूशन में आ जाता है। E10 में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इंजन में मॉडिफिकेशन की।
माइलेज पे E5 और E10 में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और पॉल्यूशन भी 10% तक कम हो जाता है। बात करते हैं E20 जो सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ हो रहा है। टारगेट है 25 तक पूरे देश में E20 को करना। इससे क्या है 5% माइलेज पे असर होता है और थोड़ा बहुत इंजन में मॉडिफिकेशन करना होता है और कार्बन एमिशन में भी एक अच्छी खासी कमी आती है। बात करते हैं E25 E30 भारत में नहीं है लेकिन ब्राज़ील जैसे देशों में बहुत यूज़ होता है। स्पेशली इनके लिए अलग से इंजन मॉडिफाई किया जाता है, माइलेज और एफिशिएंसी घट जाती है तो पॉल्यूशन कम होता है। E85 ये अभी पायलट स्टेज में है इंडिया में, मतलब इस पर अभी टेस्टिंग चल रही है। इसके लिए अलग से इंजन बनता है, एफिशिएंसी 20 से 30% कम हो जाती है, पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है। ये अभी ब्राज़ील यूएसए में वर्किंग में है। E100 इनके लिए अलग से ही पूरा एक सिस्टम बनता है और भारत में अभी ये यूज़ नहीं है, ये ज़्यादातर ब्राज़ील वगैरह में यूज़ होता है। बात करते हैं, ये आपको मैंने बताया था E10 का मतलब क्या होता है, E15 E20 E85 का मतलब क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। फ़ायदे क्या हैं E20 के? प्रदूषण कम होता है, यह पेट्रोल से थोड़ा साफ चलता है, इससे हवा में धुआं जहरीली गैसें कम निकलती हैं, जिससे ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। पैसे पैसे बचते हैं देश के। भारत को अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल विदेशों से मंगाना पड़ता है, इथेनॉल देश में ही बनता है। E20 का इस्तेमाल करने से तेल आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और देश के करोड़ों रुपए बच सकते हैं। किसानों को लाभ होगा, इथेनॉल बनाने के लिए किसानों की फसलों की मांग बढ़ती है, जिससे किसानों को फायदा होता है। नुकसान क्या है, माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का। देखिए पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं होती इथेनॉल में, इसलिए E20 इस्तेमाल करने के लिए आपकी गाड़ी को माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए E20 इस्तेमाल करने पर आपकी गाड़ी का जो माइलेज है थोड़ा कम हो सकता है। आमतौर पर 2 से 5% तक कमी माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ सकता है। पुरानी गाड़ियों में दिक्कत क्या आ सकती है, जो आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों पे E20 लिखा आता है टंकियों पे, बाइक्स की। वो क्या होता है, इथेनॉल के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं। जो पुरानी गाड़ी हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, जैसे जैसे पुरानी गाड़ी के कुछ रबड़ प्लास्टिक के पार्ट्स खराब हो सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल जो होता है वो कॉरोसिव होता है। कॉरोसिव मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन से दूसरी चीज़ों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो इथेनॉल थोड़ा सा कॉरोसिव होता है। पानी सोखना, इथेनॉल नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है। अगर टैंक में नमी चली जाए तो ये इंजन के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। तो ये कुछ इसके नुकसान हैं और ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हमारे देश का पैसा बचेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस पूरे वीडियो का आपको जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए आज का मंथन ही समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलते हैं किसी नए मंथन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।